हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 25 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख मुद्दे या समाचार और उस पे आधारित हम 5 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। पहला जो मुद्दा है वो एक इंडियन एक्सप्रेस में प्रोफेसर सी राजमोहन हैं। अक्सर वो लिखते रहते हैं, काफ़ी वरिष्ठ जो है विचारक हैं और अध्येता हैं, विशेषज्ञ हैं डिप्लोमेसी को लेकर। उन्होंने भारत के आर्थिक डिप्लोमेसी के बारे में जो है बताया है कि कैसे नेहरू से लेके यानी प्रधानमंत्री नेहरू से लेके प्रधानमंत्री मोदी के काल तक भारत की जो डिप्लोमेसी है उसमें प्रौद्योगिकी या तकनीकी या टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और वो जो अभी चरण चल रहा है उसे डिप्लोमेसी टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी 4.0 वो कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे, बड़ा डिटेल में समझने की कोशिश बताए हैं और उसको उसी तरह से समझाएंगे। दूसरा मुद्दा है तुवालू, प्रशांत महासागर में स्थित एक बहुत छोटा सा देश है, 11,000 की आबादी है और देखा जाए तो उसका कुल क्षेत्रफल जो है 26 किलोमीटर है, जो 9 द्वीपों पे हैं, जिसमें से कुछ द्वीपों की तो चौड़ाई मात्र 20 मीटर है। समुद्र में सोचिए 20 मीटर चौड़ा द्वीप है, वो डूबने के कगार पे है और उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता भी कर रखा है। हालांकि वो चाहता है कि अगर उसका द्वीप डूब भी जाए तब भी उसकी समुद्री सीमा या उसकी जो देश की संप्रभुता है समुद्र में वो महत्व दिया जाता रहे। ठीक है, इसको देखेंगे। तीसरा है दामोदर वैली निगम या दामोदर घाटी निगम। दामोदर घाटी जो है नदी है जो झारखंड पश्चिम बंगाल होते बहती है, इसकी विनाशक बाढ़ की लीला को रोकने के लिए इसे जो है इस दामोदर वैली जो है निगम का या कॉरपोरेशन का स्थापना 1948 में भारत के पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में की गई थी। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी कहा है कि इसका जो मुख्यालय कोलकाता में है, केंद्र सरकार चाहे तो इसे यहाँ से हटा ले जाए और उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि हम दामोदर वैली कॉरपोरेशन से हट रहे हैं। तो क्यों हट रही हैं वो भी समझेंगे और इसके बारे में समझेंगे और फिर इन्हीं तीनों मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। चलिए पहले देखते हैं। देखिए, ये प्रोफेसर सी राजमोहन हैं, इनके द्वारा एक इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा गया है, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी 4.0, या उसको और कहें दूसरे शब्दों में तो भारत की प्रौद्योगिकी कूटनीति नेहरू से लेके मोदी तक। इसमें उन्होंने बताया है कि जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है दौरा हुआ है अमेरिका में, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के 3-4 प्रमुख जो है मीटिंग्स हुए हैं, जिसमें क्वाड की मीटिंग हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई है, टेक सीईओ के साथ मीटिंग हुई है, या जो है 21वीं सदी या जो भविष्य का जो विश्व हो उसको लेकर जो लीडरशिप समिट हुई है, इन सभी में प्रधानमंत्री मोदी का जो भी बात है या जो भी उनका बल रहा है उसमें टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और वो टेक्नोलॉजी का रेंज बहुत है, एआई से लेके रोबोटिक तक, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से लेके बाकी हथियार और सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं भारत के औद्योगिक और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और उनका कहना है कि ये जो केंद्र है ऐसा नहीं कि पहली बार है, भारत के कूटनीतिक या राष्ट्रीय राजनीति में वैदेशिक संबंधों में टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही है। भारत के प्रधानमंत्री के ही दौर से शुरू हुई है, लेकिन ये जो दौर है ये थोड़ा बेहतर है। इसके पहले के दौर में कुछ चुनौतियां रह गई थी। उन्होंने कहा था कि हालांकि इस दौर में भी जो चुनौतियां हैं उससे भी काबू पाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आइए जरा देखते हैं, परिचय के रूप में देखें तो देखिए, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर के बीच जो है वो अमेरिका के अपने दौरे पर थे। उस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने जो है द्विपक्षीय बात की, कई सारी बातचीत की और सब में जो है इनकी जो यात्रा थी इसमें तकनीकी सहयोग या टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन यह प्रमुख केंद्र के बिंदु में है, ये मानते हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत हो, चाहे क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हो, अमेरिकी सीईओ के साथ उनकी बातचीत हो, या भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित करना हो, इन सभी के केंद्र में प्रौद्योगिकी शामिल रहा है। और आगे ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की जो प्रौद्योगिकी कूटनीति है इसके भी परिणाम व्यापक रहे हैं, यानी वो व्यापक क्षेत्रों को कवर कर रहा है। जैसे देखिए क्या क्या क्षेत्र है, सेमीकंडक्टर से लेकर जैव प्रौद्योगिकी, दूरसंचार से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग और छोटे और मॉड्यूलर रिएक्टर या एसएमआर जो बोलते हैं उनसे लेकर रोबोटिक्स तक
इतने सारे दायरे को ये कवर कर रहा है और ये दायरा नागरिक और सैन्य दोनों अनुप्रयोगों को, यानी जो ये प्रौद्योगिकी है के क्षेत्र हैं, ये नागरिक और सैन्य दोनों अनुप्रयोग कर सकते हैं और भारत के तकनीकी औद्योगिक आधार को आधुनिकीकरण में ये महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ठीक है कि वर्तमान सरकार जो है महत्वपूर्ण बल दे रही है और उसको अभी तक जितना पल हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं प्रोफेसर सी राजमोहन, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक या कूटनीति में प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजिकल सहयोग पहली बार मुद्दा आया है। वो कहते हैं कि इतिहास में देखा जाए तो कम से कम 3 ऐसे मामले 3 बार ऐसे आए हैं या 3 ऐसे वो चरण के रूप में कहते हैं जिसमें प्रौद्योगिकी कूटनीति के केंद्र में था। हालांकि ये कहते हैं कि प्रत्येक चरण भारत की पूरी संभावनाओं को साकार नहीं कर सका क्योंकि उसमें कुछ चुनौतियां थी जिसके कारण उसको संबोधित नहीं हो पाया, लेकिन और इसीलिए कहते हैं कि इस बार जो संभावनाएं हैं इसमें भी जो चुनौतियां उसको भी दूर करने की कोशिश है। तो ये विकास क्रम में दिखाते हैं कि देखिए भारत की वर्तमान प्रौद्योगिकी को जो है कारक ये बता रहे हैं कि कौन वर्तमान में जो स्थिति हो रही है वो क्या हो रही है। तो देखिए आज भारत जो है घरेलू स्तर पे और बाहरी दोनों स्तर पर उसके सामने ऐसी परिस्थितियां हैं जो भारत में प्रौद्योगिकी कूटनीति के चौथे चरण को बढ़ावा दे रही है और यह भारत की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बनाने में एक साथ आ रहा है। घरेलू कारण भी आ रहा है और प्रौद्योगिकी कारण आ रहा है। घरेलू कारण क्या आ रहा है? भारत सरकार का उन्नत प्रौद्योगिकी क्षमताओं के निर्माण पर नया बल दिया जा रहा है, ये तो घरेलू हो गया। उसी समय यानी जब ये दिया जा रहा है ठीक उसी समय चीन के साथ बढ़ती प्रतिद्वंदिता के बीच अमेरिका और उसकी जो सक्षम भागीदारी है जिसे ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं वो एक नया तलाश कर रहा है चीन के विकल्प के रूप में, चीन+1 के रूप में, कि चीन का विकल्प तलाशा जाए। उस रूप में जो है कैसे वैश्विक श्रृंखलाओं की आपूर्ति किया जाए इसको लेकर भारत दूसरी तरफ यानी एक तरफ भारत द्वारा स्वतः से प्रयास किया जा रहा है और ये प्रौद्योगिकी क्षमताओं के विकास के लिए, दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व में ग्लोबल नॉर्थ चीन की प्रतिद्वंदिता के साथ खासतौर से कोविड-19 के बाद चीन के विकल्प के रूप में वो रास्ता तलाश रहा है कि वैश्विक सप्लाई चेन को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए। उसमें भारत अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। ये देखा जाए तो प्रौद्योगिकी केवल अमेरिका ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूरोपीय संघ कहीं भी जा रहा है भारत के जुड़ाव का एक प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जैसे अभी प्रधानमंत्री की सबसे लेटेस्ट यात्रा सिंगापुर की रही, वहां किसके लिए? सेमीकंडक्टर को लेके चल रही है। ठीक है, तो ऐसे जहां भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री के जो हालिया दौरे हैं उसमें प्रौद्योगिकी कूटनीति का प्रमुख केंद्र रहा है। अब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत की प्रौद्योगिकी कूटनीति का विकास हुआ है, उसमें चरण वाइज बताते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना कि इतिहास में 3 और चरण हैं जिसमें ऐसा बढ़ा था। आइए देखते हैं। पहला चरण जो है ये कहते हैं कि 1950 के दशक में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने और उनकी सरकार ने देश में प्रौद्योगिकी और तकनीकी पहलुओं के विकास पर बल दिया और ये जो आधुनिकीकरण था, आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए जो तकनीकी का पहल था और सहयोग था, इसका उसके साथ उन्होंने जैसे होमी भाभा के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत में परमाणु और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अमेरिका के और अन्य पश्चिमी शक्तियों के साथ उन्होंने बेहतर संबंध बनाए। अगर आप देखिए कि देश में 60 के दशक की जो हमारी स्थिति थी, बोट टू माउथ यानी हम आयात करते थे तो खाते थे, उस स्थिति से आज हम अनाज के जो सरप्लस में हुए हैं, लाख कमियों की बावजूद कहीं ना कहीं उसमें हरित क्रांति का योगदान था। वो हरित क्रांति भी इसी दौर पे सहयोग से हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हुई थी, खासतौर से अमेरिकी वैज्ञानिकों के सहयोग से जो है इसको सफल बनाया था। लेकिन हाँ, इसमें कारक क्या रहे थे? क्योंकि उस समय चीन भू राजनीति अगर देखा जाए तो साम्यवादी चीन जो है के विकल्प में भारत एक लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में उभर रहा था और भारत की धारणा के साथ अमेरिका में वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद और विकासवाद की भावना भी बढ़ रही थी। यानी अमेरिका उस समय भी साम्यवादी चीन, रूस तो सोवियत संघ था भी और साम्यवादी चीन था, तो चीन के विकल्प के रूप में भारत अमेरिका द्वारा जो है अमेरिका और उसके सहयोग को लगा कि नहीं, भारत के साथ विकास करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन चीज़ें बदलती हैं। इसमें देखिए प्रथम चरण में कुछ चुनौतियां भी आई कि 70 के दशक तक जो है भारत में आर्थिक लोक लुभावनावाद आना शुरू हो गया था। ठीक है, और क्या हुआ?
अमेरिका विरोध भी दिखने लगा था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नौकरशाही वाली जो विचारधारा है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, वो जो है बढ़ना शुरू हो गया था। भारत के निजी क्षेत्र को भी हाशिए पे डालना शुरू कर दिया गया था और सोवियत संघ की ओर भारत का झुकाव बढ़ता जा रहा था। 70 के दशक में ये प्रोफेसर राजमोहन कह रहे हैं। और 1974 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण करके जो है देखा जाए तो वैश्विक अप्रसार व्यवस्था को अपने ऊपर थोप लिया और इसने कहीं ना कहीं भारत में कूटनीतिक जो प्रौद्योगिकी में जो कूटनीतिक पहलू है उसको सीमित कर दिया। ये सारे कारण मिला के उसने सीमित कर दिया। और ये सीमित सिर्फ सामरिक और दृष्टि से महत्वपूर्ण क्रिटिकल नहीं, सामान्य क्षेत्रों में भी जो तकनीकी क्षेत्र थे उसमें भी ये दिक्कत दिखाई देने लगे। क्योंकि ये उदाहरण देते हैं कि IBM का नाम आप लोगों ने सुना है। 70 के दशक में बताते हैं कि भारतीय उपेक्षा ने, भारतीय सरकारों की आप व्यवस्था कह सकते हैं, सिर्फ सरकार को दोषी देना ठीक नहीं है, उसकी नीतियों की उपेक्षा ने IBM के लिए भारत में रहना मुश्किल कर दिया और IBM भारत छोड़ गया। और उसके बाद ही भारत की रुचि में जो उसकी कमी आनी शुरू हुई अमेरिकी कंपनियों और उनके सेमीकंडक्टर निर्माताओं की, तो उन्होंने सिंगापुर और मलेशिया का रुख किया। आज जब मैंने सिंगापुर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कैसे सिंगापुर के प्रधानमंत्री का जो है अमेरिका की उस राष्ट्रपति के साथ, निक्सन के साथ, उन्होंने कहा था कि सिंगापुर को वो एक विकसित देश बनाना चाहते, इसके लिए वो सेमीकंडक्टर कंपनियों को ला रहे थे। और उस दौरान हमारे यहाँ जो ये हो रहा था कि सेमीकंडक्टर कंपनी या जो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को भारत से ऐसा माहौल बनाया गया कि इसे बाहर से भागना पड़ गया और वो वहाँ जाके सेमीकंडक्टर का हब बन गया सिंगापुर और ताइवान और चीन, और हम रह गए ताकते। हमें आज वो कोशिश करनी पड़ रही है। अगर ये उस समय हुआ होता तो चीज़ें हो जाती। इसका असर क्या हुआ? जब हमारे यहाँ निजी क्षेत्र फ्लोरिश होना नहीं हुआ, टेक्नोलॉजिकल जो है सारी चीज़ें कम हो गई। हमने IIT आदि तो खोल रखा था, विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा भी पढ़ाई थी। उस दौरान जो पढ़े लिखे लोग तो अब कहाँ जाएंगे, उनके लिए जॉब की संभावनाएं कम हो गई थी। तब वो प्रतिभा पलायन शुरू हो गया और वहाँ से वो सब अमेरिका, चूँकि उस समय हमेशा से आकर्षित करता रहा है टैलेंटेड लोगों को, वो यहाँ से निकलकर अमेरिका के जो खुले दरवाजे हैं उसको स्वीकार करने लगे। और आज की स्थिति में अमेरिका के जो भी टेक्नोक्रेट हैं, अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य और इस तरह की जो मेडिकल हेल्थ के समय, उसमें भारतीयों का दबदबा है। तो ये एक चीज़ें हैं। और देखा जाए तो कई सारा चीज़ सहयोग हुआ। इसके बाद आता है दूसरा चरण, यानी जो 50 के दशक से शुरू हुआ, 70 के लास्ट आते आते जो उसकी स्थिति खराब होने लगी। फिर दूसरा चरण शुरू होता है 1980 के दशक में। वो शुरू होता है शुरुआती इंदिरा गांधी जी द्वारा, क्योंकि खत्म करने में भी इंदिरा गांधी का योगदान रहा है अंतिम चरण में। फिर लेकिन शुरुआती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जो मेन भूमिका है वो ये बताते हैं कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजीव गांधी जो है उन्होंने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। मजबूत तकनीकी अभिन्यास था, दूरसंचार और कंप्यूटिंग क्षमताओं पर उनका जोर था। अमेरिका के साथ वो अधिक से अधिक तकनीकी सहयोग उनके शीर्ष राजनीतिक एजेंडे में शामिल था। और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कहते हैं इकोसिस्टम ऐसा बन गया था जो इस चीज़ का विरोध कर रहा था। उसमें देखिए संरचनात्मक बाधाएं थी, आंतरिक नौकरशाही प्रतिरोध था और परमाणु अप्रसार व्यवस्था द्वारा संचालित जो बाहरी बाधा थी उससे नहीं निकला गया था। ठीक है, इसके कारण वो पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। अब इसके बाद आता है कूटनीति का तीसरा चरण। 98 में ही भारत ने परमाणु जो है दोबारा जो है परमाणु परीक्षण कर लिया, अपने को परमाणु शक्ति संपन्न देश कर लिया। इसने फिर से प्रतिबंध लगाया, लेकिन इसके बाद अमेरिका को समझ में आने लगा है कि अब जो है भारत वाकई में परमाणु शक्ति संपन्न हो गया सारे चीज को लेकर। अब उसके साथ हमें, भारत के साथ हमें डील करना पड़ेगा। तो देखिए कि अमेरिका को परमाणु मुद्दों पर भारत के साथ लंबे समय से लंबित सुलह की कोशिश करने के लिए भी राजी करना उसने शुरू किया। और इस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे मनमोहन सिंह जी सरकार हो, इन दोनों लोगों के प्रयास से भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी सहयोग, और उसमें 2005 में जो भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन चूंकि राजनीतिक कंपल्सन ऐसा था कि जैसे मनमोहन सिंह ने करने की कोशिश की तो जो लेफ्ट पार्टी है वो विरोध में निकल गया, इसके कारण वो बहुत आगे नहीं बढ़ सका। वो आगे बढ़ा चौथे चरण में। प्रोफेसर राजमोहन कहते हैं कि जब 2014 में सत्ता में मोदी जी आते हैं, बहुमत वाली पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, तो ये चौथा चरण की शुरुआत होती है। मोदी सरकार अमेरिकी परमाणु समझौते की जो कुछ कमियां रह गई थी, कुछ चीजें छूट गई थी, उनको दूर किया। और पहले चरण में उन्होंने ज्यादा बड़ी नहीं, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हरित प्रौद्योगिकी पर बल देना शुरू किया। और उसी के साथ साथ
चीन और अमेरिका के भी रिश्ते जो है खटास पड़ने शुरू हो गए थे। साथ ही साथ जब कोरोना आया तो चीजें और बिगड़ी। तो दूसरे कार्यकाल में तकनीकी फोकस का विस्तार एआई और सेमीकंडक्टर हो गया। और अमेरिकी पक्ष में उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन, ये सब जो शासनकाल है, इनमें चीन के द्वारा जो चुनौती प्रस्तुत हुई, उसमें ये लोग भारत को चीन के विकल्प के रूप में, एक मजबूत दावेदार के रूप में भारत को तैयार करने के लिए वो तकनीकी सहयोग करने के लिए तैयार होते गए। और वही स्थिति है कि 2023 में देखिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल ICTET के रूप में एक समझौता हुआ, जो भारत अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को रक्षा से लेकर विभिन्न सभी क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देता है। तो जो वर्तमान चौथा चरण चल रहा है उसमें कह रहे हैं कि काफी चीजें हैं। देखिए कि अगर एशियाई शक्ति संतुलन को स्थिर करने में अमेरिका और भारत की साझा भू राजनीतिक रुचि को महत्व दिया जाए और चीन पर अत्यधिक वैश्विक आर्थिक निर्भरता को कम करने और समान विचारधारा वाले देशों के बीच प्रतियोगी गठबंधन बनाने की आम इच्छा से इसे बल मिलता है। ठीक है। और एक तो बल मिला कि जो चीन की विकल्प के रूप में दुनिया चाह रही है, उसमें भारत और अमेरिका एक नेचुरल एलाइज के रूप में सामने आ रहे हैं। दूसरा, हमें अभी पढ़ाए थे कि 60-70 के दशक में भारत के बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग यहाँ से पलायन करके अमेरिका में गए और बड़ी एक इन्फ्लुएंट वो उन्होंने डायस्पोरा बनाया है। और जब लोग बाहर जाते हैं, शुरू में चूंकि क्षमता के कारण, ज़रूरत के कारण या अवसर की कमी के कारण लोग अपना देश या घर बार छोड़ के बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को अपना देश नहीं भूलता है। उनको अपने देश के लिए कुछ न कुछ करने की आस रहती है और वो एक बड़ा एक थिंक टैंक बनाते हैं, एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। उसने भी भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी सहयोग को जो है अभी 26 CEO में हुआ, उसमें कई सारे CEO तो भारतीय मूल के थे या भारतीय नाम वाले थे। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के संबंधों को बढ़ा रहा। लेकिन इनका कहना है कि इसमें भी कुछ कमियां हैं, यानी आपको उसको करने के लिए अपनी जो क्षमता है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो लंबे समय से सुधार की बात हो रही है, उसको भी आगे करने की ज़रूरत है। नहीं तो जो नौकरशाही है, जो नौकरशाही प्रतिरोध है, खासतौर से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो जो हमें लाभ मिल सकता है उसको ऑप्टिमम लेवल के कारण की जगह सब ऑप्टिमम या मिनिमम बना सकता है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल आर्टिकल है जिसमें इन्होंने समझाया है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, एक बार से फिर से आप लोग इसको पढ़िएगा। आइए अगला देखते हैं। तुवालू एक प्रशांत महासागर का में स्थित एक बहुत छोटा सा देश है, 11,000 की जनसंख्या है। अक्सर उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार वहाँ की सरकार जो है पानी में जो है अपना वहाँ से सरकार चला रही है खड़ा होके, तो उनको दिखाना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण हम डूब रहे हैं। यहाँ पे अभी मुद्दा ये आया है कि अब ये मान लिए हैं कि आज नहीं तो कल तुवालू डूबेगा ही डूबेगा, और उसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता भी पिछले साल कर लिया है कि धीरे धीरे 280 करके ऐसे लोग जो है तुवालू के लोगों को ऑस्ट्रेलिया में स्थायी उनको दिया जाएगा, स्थायी जगह दिया जाएगा। लेकिन अब प्रश्न है कि तुवालू के पास भले वो 26 किलोमीटर का देश है, लेकिन 26 स्क्वायर किलोमीटर का देश है, छोटा सा देश, 9 एटाल हैं, और उसमें देखिए पतले से ऐसे कई 20 मीटर चौड़े भी कुछ जगह हैं जहाँ पे आप समझ लीजिए 20 मीटर की तो हमारे यहाँ सड़क जो है एक सड़क और छोटा सा ये जगह है। उनका ये कहना है कि हम ये इस मल पे हैं कि हमारा द्वीप डूब भी जाए, यानी हमारे पास ड्राई लैंड भले भी न रहे, फिर भी जो समुद्री हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमारी जो समुद्री संप्रभुता है वो हमें मिले, ताकि उसका जो लाभ अभी हमें मिल रहा है वो भी मिलता रहे। ये चीज़ें लेकर जो है इनके प्रधानमंत्री आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना चाहते हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दा है कि ऐसे द्वीप, छोटे द्वीप जो डूब जा रहे हैं, यानी अभी तक ये है कि समुद्र में जिनके पास भूमि रहती थी उन्हीं का जो है सागरीय क्षेत्र होता था, लेकिन अब ये मान्यता हो रही है कि भूमि नहीं रहे उसके बावजूद भी उस सागरीय क्षेत्र में जो उनका पहले से था उस पर उन्हीं की संप्रभुता रहे, उस संसाधनों तक उन्हीं की संप्रभुता रहे, उस ब्लू इकोनॉमी का फायदा उन्हीं को मिलता रहे। आइए चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा समुद्र स्तर में, यानी आज ही समुद्र स्तर में वृद्धि पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने वाली है। यहाँ पे तुवालू के प्रधानमंत्री फेलिटी टेओ ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से तुवालू के समुद्री सीमाओं और राज्य के दर्जे को स्थायी रूप से मान्यता दिलाने के अभियान के लिए समर्थन मांगा है। यानी कि जो अभी तुवालू की जो अभी समुद्री सीमाएं हैं
वह अगर द्वीप डूब भी जाए तो भी वो तुवालू का ही रहे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में परिवर्तन करके उन्हें मान्यता दिया जाए। और ये देखा जाए तो तुवालू के राजनयिक उस कानूनी निश्चितता के लिए लड़ रहे हैं कि जब कोई निचला द्वीप राज्य समुद्र में समा जाता है तब क्या होगा उसकी संप्रभुता का, तब क्या होगा, इसको लेकर तुवालू के लोग प्रयास कर रहे हैं। और तुवालू के अधिकारियों ने तुवालू के संप्रभु राज्य के रूप में निरंतर अस्तित्व, यानी कि एक तुवालू भले उस सागर में डूब जाए, पानी में डूब जाए, अब डूब गया तो उसका फिर अस्तित्व क्या, उसके लोग कहीं और जाएंगे, लेकिन डूबने के बाद भी वो जिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का वो उसके हिस्से में था, वो पूरा का पूरा उसका जो है उसका संप्रभु अधिकार उस पर बना रहे, इसके लिए कानूनी आधार स्थापित करने के लिए तुवालू के अधिकारी काम कर रहे हैं। अगर हम देखें कि मामला क्या है तो देखिए तुवालू जो है, तुवालू ये इस, अब देखिए कितना छोटा सा पतला सा ऐसे द्वीप है, ऐसे ही और भी पैराडाइज माना जाता है, कहा जाता है कि वो स्वर्ग है प्रशांत महासागर का, लेकिन स्वर्ग की स्थिति तो जान ही रहे हो, मरने के बाद ही पहुंचा जाता है। खैर, तो यहाँ पे ये स्थिति है कि तुवालू और इसके 11,000 जो लोग हैं ये प्रशांत महासागर में फैले 9 एटॉल पर रहते हैं और इसका समय अब इनका खत्म होता जा रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्यों? क्योंकि इस सब तुवालू जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2 मीटर है, यानी 6.5 फीट ये समुद्र तल से ऊंचा है, समुद्र के सागर तल से 6.5 मीटर ऊंचा है, और पिछले 3 सालों में समुद्र तल में 15 सेंटीमीटर की जो है वृद्धि हुई है, और ये औसत वैश्विक औसत से 1.5 गुना ज़्यादा है जहाँ पे वो हो रहा, और इस तरह से आगे भी ये बढ़ते जाएगी। और नासा का कहना है, नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 तक जो उसकी राजधानी है फूनाफूटी, तुवालू की राजधानी फूनाफूटी जो उसका मुख्य अटॉल है, उसके आधे हिस्से को 2050 तक ये डुबो देगा, और उसमें उसी फूनाफूटी में तुवालू के 60% निवासियों का घर है, जिसमें से कुछ गांव तो 20 मीटर जितनी सक्रिय भूमि पर बसे हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 50 तक आधा डूब जाएगा, उसके बाद जो है ये समाप्त ही हो जाएगा। ऐसे में तुवालू अपने लोगों को, चूंकि अब डूब रहा है तो कहीं ना कहीं उसको स्थायी आवास तो देना था। 9 नवंबर 2023 को तुवालू, ऑस्ट्रेलिया और तुवालू ने एक अभूतपूर्व सहयोग समझौता किया था जिसका नाम फालेपीली यूनियन कहा गया। इस समझौते का नाम है फालेपीली यूनियन। यह जो है समझौता कहता है कि सालाना 280 तुवालू वासियों को जीवन रेखा प्रदान करता है, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास या परमानेंट रेजिडेंस उन्हें ऑस्ट्रेलिया में दिया जाएगा, धीरे हर साल 280 लोगों को। ये तो उसने कर लिया कि अपने लोगों को तो उसने बचा लिया, लेकिन मतलब कि वहाँ से हटा, लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ वो द्वीप, वो एक देश नहीं होता कि आप कहीं बसा दोगे और वहाँ देश बच जाएगा, नहीं, वहाँ की संस्कृति है। और एक और मुद्दा है जिसको ये चिंता है कि तुवालू अपनी समुद्री सीमा क्यों बनाए रखना चाहता है, क्योंकि 26 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर की वो छोटा सा देश है। 26 स्क्वायर किलोमीटर देखा जाए तो बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इसके द्वीप समूह दूर दराज में फैले हैं, जिसके कारण 9 लाख वर्ग किलोमीटर का उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है। कैलिफोर्निया, अमेरिका की जो बड़ा राज्य कैलिफोर्निया, उससे भी दुगना, और ये इतना बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और इसके समुद्र में टूना मछली एक होती है, वो बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसे में जो लोग टूना मछली को पकड़ने आते हैं, उनसे सिर्फ लाइसेंस शुल्क के रूप में $3 मिलियन या $3 करोड़, अगर इसको देखा जाए तो करीब 250 करोड़ रुपया जो है, 260 करोड़ रुपया जो है, इनको ऐसे ही मिल जाता है। और साथ ही साथ ये अपना .tv, तुवालू को .tv इंटरनेट डोमेन को भी बेचकर ये $10 मिलियन या $1 करोड़, यानी $4 करोड़ तो इसको रेवेन्यू के रूप में, लाइसेंस के रूप में मिल जाता है, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी बल मिलता है। 11,000 की जनसंख्या है, अब 11,000 की जनसंख्या में 300-350 करोड़ रुपए ऐसे ही मिल जाए तो आप बांट के देखो, तो ये इनके लिए काफ़ी आय का स्रोत है। अब इनका कहना, जैसे उसके उप प्रधानमंत्री कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब यह ध्यान रखना पड़ेगा कि तुवालू की समुद्री सीमाएं स्थानीय रूप से मान्यता मिल जाए, ताकि जो ये लाभ उसको मिल रहा है वो उसे मिलता रहे, क्योंकि उसके आर्थिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये है कि तुवालू अब इसके लिए क्या चाहता है, वो चाहता है कि बिना ड्राई लैंड का या बिना सूखी जमीन का भी
उसे उसकी संप्रभुता को माना जाए, देश माना जाए। अभी क्या होता है कि देश के लिए एक सूखी भूमि भी चाहिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन चाहिए, लेकिन सूखी भूमि चाहिए। इसीलिए आप सोचिए, समुद्रों में अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो है जोन को बढ़ाने के लिए चीन कई सारे आर्टिफिशियल द्वीप बनाए जाते हैं। तुवालू भी कुछ कोशिश करके कुछ 2-4-7 किलोमीटर जो है बढ़ा रहा है, लेकिन उनके लोगों को लगता है कि आज नहीं तो कल ये समाप्त हो जाएगा। हालांकि वो चाहते हैं कि जब तक द्वीप की एकदम से डूब न जाए, कोई ना कोई लोग वहां पे रहेंगे ताकि उनकी संप्रभुता बनी रहे। फिर भी उसके बाद की बात कर रहे हैं कि अगर एकदम से डूब गया, सब कुछ पानी में मिल गया, फिर भी उनकी संप्रभुता को, उनकी समुद्री सीमा संप्रभुता को मान्यता दिया जाए। इसी को लेकर वो पहल कर रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं ये ऐसी कानूनी गारंटी हासिल करने के लिए तुवालू की योजना है कि कुछ निवासी यहाँ पे यथासंभव लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा कि वर्तमान में मान लिया समुद्री कानूनों के अनुसार सूखी जमीन राज्य के दर्जे के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में है। इसलिए तुवालू समुद्र के कानून को बदलना चाहता है, और यही इसीलिए अभी उनके प्रधानमंत्री भी ये बातें कह रहे हैं। अब ये जो इसकी विचार है या इसकी जो मान्यता है, मांग है, इसी की नहीं होगी। बहुत सारे जो है पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के छोटे छोटे द्वीप हैं जिनके डूबने का खतरा है, वो भी इसकी मांग करेंगे। जैसे मालदीव भी अपने आज नहीं तो कल उसके डूबने का खतरा है, तो उसके बहुत सारे नागरिक भारत में या श्रीलंका में रहना चाहते हैं, लेकिन उनका एक जो बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको बनाए रखने की कोशिश। तो इसकी प्रतिक्रिया क्या है, तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, जैसे हमारे यहाँ एक विधि आयोग है, वहाँ भी एक विधि आयोग है, इसने जुलाई में ही बात कही कि ये जो धारणा है यह मजबूत है और ये राज्य का दर्जा तब भी जारी रहना चाहिए जब किसी देश की भूमि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्र के स्तर में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूब जाती है। इसके बावजूद भी उस राज्य का दर्जा उस समुद्री क्षेत्र में संप्रभुता रहनी चाहिए। और जो तुवालू के पड़ोसी हैं, प्रशांत द्वीप के कुछ 18 सदस्य हैं, वो भी इस पर सहमत हैं। उन्होंने भी घोषणा की है कि समुद्री सीमाएं तय हैं, यानी उनके आपस के जो समुद्री द्वीप हैं जिनका आपस में आसपास हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी आपकी समुद्री सीमाएं जो तय हैं वही रहेगी। और तुवालू की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि भी है, वो भी यही कहता है कि तुवालू राज्य का दर्जा और संप्रभुता जारी रहेगा इसके डूबने के बाद। लेकिन हाँ, एशिया और यूरोप की भी कुछ सरकारों सहित 15 सरकारों ने भी तुवालू के साथ द्विपक्षीय विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किया, जिसमें कहा है कि उसकी समुद्र स्तर में वृद्धि से इसकी सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और वो है, वो वैसे ही रहेगा, भले उसका द्वीप डूब जाए या न रहे। अब लेकिन उनका तुवालू को लग रहा है कि प्रशांत क्षेत्र में जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं उनमें से सिर्फ 2 छोटे देश, ताइवान और फिजी, इन दोनों ने कहा है कि हाँ, ये माना है कि हाँ वो इस विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए हैं। बाकी और जो मछली पकड़ने वाले वो नहीं है। इससे उनको डर लगा है कि कहीं भविष्य में बाद में ये मछली पकड़ने वाले लोग इसका उत्क्रमण कहें कि भाई तुम्हारी तो सीमा ही यहाँ नहीं है, और इसी को वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत तुवालू स्थापित करना चाहता। तो एक नया मामला यहाँ पे है जिसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दामोदर घाटी निगम। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी जिसके कई सारे उद्देश्य थे, जिसमें से बाढ़ नियंत्रण था, सिंचाई था, बिजली उत्पादन भी था, और हो सके तो उस क्षेत्र में जो है, और अगर संभव होगा तो उस क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए भी या सर्वांगीण विकास के लिए भी इसे काम करना था। आज क्यों चर्चा में है? क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इससे अपने सारे संबंध खत्म कर लिए हैं, यानी जो इसके अपने बोर्ड भेजते थे उसमें से हटा लिए हैं। और मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर केंद्र सरकार इसका मुख्यालय कोलकाता से ले भी जाना चाहे तो हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जिसका काम बाढ़ रोकना है उसके कारण दक्षिणी कोलकाता में बाढ़ आया है और उसमें हमारे कई सारे लोगों की जान गई है। तो आइए जरा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दामोदर वैली निगम क्या है, उसकी स्थापना कैसे हुई थी, और पश्चिम बंगाल की क्या मुद्दा है उसको भी हम उसी दौरान समझ लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 24 सितंबर को यानी कल कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि केंद्र सरकार दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कोलकाता से बाहर स्थानांतरित कर दे, यानी अभी मुख्यालय कोलकाता है। वो कह रही हैं कि वह नहीं चाहती हैं कि पानी छोड़कर राज्य में बड़ी संख्या में लोगों की मौत का कारण बनने वाला यह संगठन वहाँ पे रहे।
जब उनसे पूछा गया, थोड़ा सा वो गुस्सैल स्वभाव की हैं, तो उन्होंने यही कहा। और ये कहा क्यों, अगर देखा जाए तो दामोदर घाटी निगम पर पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप क्या है, तो देखिए मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी दक्षिण बंगाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के एक सप्ताह बाद आई है। उन्होंने इसे मानव निर्मित बताया है, यानी इस बाढ़ को उन्होंने मानव निर्मित बताया है, और उसके लिए जो दोषी ठहराया है वो दामोदर घाटी निगम की एक तरफा कार्रवाई है। दामोदर घाटी निगम आप अभी आगे देखेंगे, उसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड सरकार और केंद्र की ये एक तरह से सहयोग है। 2 राज्यों के प्रतिनिधि हैं और उसमें केंद्र की है। पहले जब बना था तो बिहार था, बाद में अलग हो गया तो झारखंड। उसमें इनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी थे उनकी बात न सुनते हुए एक तरफा या उनकी दलीलों को सुने बिना या परामर्श के एक तरफा पानी छोड़ने का जो है आरोप मुख्यमंत्री लगा रही हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बंगाल दामोदर घाटी निगम के साथ अभी सभी संबंध तोड़ रहा है और अपने 2 जो शीर्षस्थ अधिकारी होते हैं उनको उससे जो है बोर्ड से रिजाइन दिलवा दिया है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए हुई थी। बिल्कुल सही बात है, वो बनी ही इसलिए थी, अभी हम जब उसको देखेंगे तो। लेकिन वो कह रही है कि एक बार में 4 लाख क्यूसेक पानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा या दामोदर घाटी निगम द्वारा छोड़ा गया है, जो कि उनकी क्षमता से, यानी जो राज्य की क्षमता से ज़्यादा था। इनका कहना है कि 10-10 हज़ार क्यूसेक करके छोड़ा जाता पानी तो वह हमारी ज़मीन उसे सोख लेती और बाढ़ नहीं आता, लेकिन दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा एक ही बार में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण इनका तो कहना है कि 3 मंजिल पानी एक बार में आ गया, जिसके कारण बाढ़ की विभीषिका को वो झेलना पड़ा है। ठीक है, तो चलिए ये मुद्दा होगा, उसके तकनीकी पहलू होंगे, उसके कारण होंगे। हम जरा सा, चूंकि मुद्दा चर्चा में हो गया है तो आइए इसको देख लेते हैं। तो दामोदर घाटी निगम क्या है, तो देखिए दामोदर घाटी निगम एक वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना संसद के कानून द्वारा हुई है। इसमें 2 राज्य, जब ये बना था तो केंद्र के साथ साथ 2 इसमें राज्य थे, बिहार था उस समय और बंगाल, पश्चिम बंगाल। बाद में इसमें से बिहार की जगह झारखंड आ गया जब अलग हुआ। और यह देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों की जो दामोदर नदी बहती है उसमें अक्सर बाढ़ आता है, और उसको बंगाल का, बिहार का भी शोक पहले कहते थे, फिर झारखंड का शोक कहने लगे हैं, बंगाल का शोक कहने लगे हैं। तो उसके कारण बहुत बाढ़ आती थी, विभीषिका आती थी। उसको रोकने के लिए जो है एक भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में इसे बनाया गया है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, तभी तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ से हटा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बाढ़ नियंत्रण था, पहली बात। सिंचाई भी था, बिजली का उत्पादन और संचरण तथा वर्ष भर नौवहन होना चाहिए, ये था। और साथ ही साथ यह निगम घाटी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने की जो है इससे उपेक्षा की गई थी। ठीक, ये इसके प्रमुख कुछ काम हैं। अगर इसमें हम देखें तो डीबीसी या दामोदर वैली कॉरपोरेशन के पास 4 बांध के नेटवर्क हैं, एक नहीं 4 बांध हैं, जिसमें से बराकर नदी पर तिलैया और मैंथन बांध है, दामोदर नदी पर पंचेत बांध है, और कोनार इसी सहायक है, उसमें कोनार बांध है। ये 4 मेन बांध हैं जिनके जरिए जो है रिजर्व पानी रखा जाता है, जिससे कि बाढ़ आदि से बचाया जा सके। और ये जो बांध की क्षमता है ये 2.5 लाख क्यूसेक से 6.5 लाख क्यूसेक तक बाढ़ के पानी को नियंत्रित कर सकता है, यानी कि 4 लाख क्यूसेक नियंत्रित कर सकता है। अब ये ममता बनर्जी जी ने कहा है कि 4 लाख क्यूसेक छोड़ा गया। अब क्या स्थिति है, क्या टेक्निकल है, वो पहलू वो जानते हैं जो है। आइए हम ये देखते हैं कि ये 2.5 लाख से लेकर 6.5 लाख क्यूसेक तक के पानी को ये रोक, यानी एक तरह से देखा जाए तो उतने पानी को ये रोकने में ये सक्षम हो सकता है। साथ ही साथ ये जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है या दामोदर घाटी निगम है, ये विद्युत उत्पादन क्षमता भी है इसके पास 6 ताप विद्युत स्टेशन है झारखंड में और वहाँ पे, और 3 जल विद्युत स्टेशन है। सबकी क्षमता 6,897 मेगावाट है। साथ ही में अभी ये थर्मल और ग्रीन एनर्जी पर भी जा रहा है और 10,000 अतिरिक्त मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता ये डेवलप करना चाह रहा है। अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो 16,897 मेगावाट हो जाएगा। और एक न्यूज़ भी आई थी जुलाई में कि हो सकता है कि इसे एक कंपनी के रूप में जो है संचालित किया जाए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसकी कहानी भी देख ले कि कैसे इसका स्थापना हुआ। तो ये देखिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है, दामोदर नदी और उसकी जो सहायक नदियों में बार बार आने वाली बाढ़, जिसके कारण उन राज्यों की वो शोक कही जाती हैं,
उसको रोकने के लिए जो है किया गया था। और ऐसी ही एक बाढ़ हमेशा आती है। 1943 में एक ऐसी ही भयानक बाढ़ यहाँ पे आई थी जिसके खिलाफ लोगों का काफ़ी गुस्सा था, और उस गुस्से के लिए जो बंगाल सरकार थे उन्होंने वर्धमान के महाराजा और प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा, इन दो लोगों की अध्यक्षता में दामोदर बाढ़ जांच समिति बनाई थी कि इसको जांच करो और बताओ कैसे इसे दूर किया जा सकता है। इसी समिति ने यह बताई थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक टेनेसी घाटी प्राधिकरण है, टेनेसी नदी और उसका और बांध है, उसी की तरह भारत में भी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई जानी चाहिए। और फिर ये सारी चीज़ें जिसमें ये बताया गया कि 18.5 लाख घन मीटर की क्षमता वाला कई सारे बांध बनाए जाने चाहिए, और इसको लेकर फिर बाद में कई सारी चीज़ें हुई। और भारत की संसद द्वारा, चूंकि ये बहुराज्यीय थी, उसमें बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों था, तो इसलिए संसद द्वारा जो है दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 पारित किया गया। इसीलिए देखिए ये एक सांविधिक या स्टैट्यूटरी संस्था है। और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में की गई थी। ठीक है, तो ये आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में जानकारी रही। आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। कुछ क्या मतलब 5 प्रश्न है। भारत की वर्तमान प्रौद्योगिकी कूटनीति को बढ़ावा देने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान समय में भारत सरकार का उन्नत प्रौद्योगिकी क्षमताओं के निर्माण पर नया ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चीन के साथ अमेरिका के नेतृत्व में ग्लोबल नॉर्थ की बढ़ती प्रतिद्वंदिता के कारण ग्लोबल नॉर्थ द्वारा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनर्व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। ये घरेलू कारण है, ये बाह्य कारण है, जिसके कारण भारत द्वारा वर्तमान जो है प्रौद्योगिकी कूटनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। और दोनों सही है, तो आंसर इसका सी होगा। दूसरा है, हाल ही में चर्चा में रहे द्वीपी देश तुवालू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। यानी एक से ज्यादा प्रश्न सही हो सकते हैं, जिसमें देखिए इसकी जनसंख्या 11,000 है, जो प्रशांत महासागर में फैले 9 अटालों पर रहते हैं। सिंपल है, सही है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई सिर्फ 2 मीटर है, ये भी सही है। नासा का अनुमान है कि 2050 तक तुवालू की राजधानी फूनाफूटी के मुख्य अटाल दैनिक ज्वार, यानी जो डेली बाढ़ ज्वार समुद्र में आता है, ज्वार भाटा, उससे ही डूब जाएंगे। अतः देखा जाए तो ये तीनों प्रश्न सही है। इसका आंसर, तीनों स्टेटमेंट सही है, ABC, तो इसलिए डी जो है इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है कि चर्चा में रहे ऑस्ट्रेलिया और तुवालू के मध्य हुए अभूतपूर्व सहयोग समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 में संपन्न हुए इस सहयोग समझौतों को फाले पीली यूनियन के नाम से जाना जाता है। देखिए, फाले पीली यूनियन के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह समझौता 2024 में न होकर नवंबर 2023 में हुआ था, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है, यह समझौता सालाना 280 तुवाली निवासियों को जीवन रेखा प्रदान करता है, जिससे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास मिलता है। ठीक है, तो दूसरा सही है, इसलिए इसका आंसर केवल बी होगा। चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे दामोदर घाटी निगम के तहत बनाए गए बांधों में से निम्नलिखित में से कौन सा बांध इसमें शामिल नहीं है। तो हमने कौन कौन सा बांध देखा था? कोनार देखा था, पंचेत देखा था, मैथन देखा था, तिलैया देखा था। तो इसमें मैथन, पंचेत, कोनार तो है, कल्याणी बांध जो है वो साउथ का है, तो ये जो है ए आंसर इसका जो है शामिल नहीं है। अंतिम है, चर्चा में रहे दामोदर घाटी निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना की प्रेरणा दामोदर घाटी क्षेत्र में 1943 की विनाशक बाढ़ से हुई तबाही से मिली है। उसी के बाद जो है बाढ़ कमीशन बना था, और उसी मेघनाथ साहा और एक राजा के नेतृत्व में, और फिर उन्होंने सुझाव दिया था टेनेसी वैली की तरह, तो ये सही है। दूसरा है, यह एक वैधानिक निकाय के रूप में 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न सही है, आंसर इसका सी है। चलिए, आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, टॉपिक बड़े मज़ेदार हैं, बड़े अच्छे, गंभीर हैं, गूढ़ हैं, और बाकी कोई और प्रश्न होगा तो उसका आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।